समस्त सुधी श्रोताओं को राधा वल्लभ त्रिपाठी का नमस्कार। मैंने YouTube के अपने इस चैनल पर कल प्रसारित एक वक्तव्य में गुम हो रहे शब्दों और भाषा तथा संस्थाओं के विघटन को लेकर बात की थी। हजारों शब्द गुम हो रहे हैं, हजारों भाषाएं गुम हो गई, शब्दावली सिकुड़ती चली गई है। बहुत सारे शब्द कौंधते हैं अचानक कि हमें क्यों भूल गए। एक शब्द है गलियारा। अब बोलचाल में, भाषा में, लिखित साहित्य में कम, हिंदी में इस्तेमाल इसका होता है। गली शब्द का इस्तेमाल तो होता है, गली से ही गलियारा बनता है। अंग्रेजी में कॉरिडोर इसको कहते हैं। कॉरिडोर शब्द का इस्तेमाल आजकल बहुत हो रहा है, बहुशः प्रयुक्त होने लग गया। कॉरिडोर या गलियारा मूल रूप से एक सकरा लंबा रास्ता होता रहा है, था, जो किसी इमारत के बगल में या सामने से या आसपास से निकलता है, उससे सटा हुआ। बैठने की जगह जहाँ हैं उनके बाहर गलियारे हो सकते हैं, ट्रेन में गलियारे हो सकते हैं, इमारतों में गलियारे हो सकते हैं, जहाज, शिप्स, उनमें भी गलियारे होते ही हैं। गलियारे का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गलियारा लुप्त हो गया पर कॉरिडोर आ गया है, और कॉरिडोर नए बनाए जा रहे हैं। कॉरिडोर नए बनाने की ज़रूरत क्या है? कॉरिडोर तो पहले से होते हैं, गलियारे तो रहते हैं, मकान बनते हैं, गलियारे पहले से हैं, मंदिर बनते हैं, गलियारे हर मंदिर में मौजूद रहते ही हैं। इमारतों के, मंदिरों के, भवनों के, कमरों के, स्थापत्य के अनिवार्य मूलभूत अंग गलियारे रहे हैं। इमारतें बन जाएं, मंदिर बन जाएं, उसके बाद गलियारे बनाए जाएं, यह प्रथा तो नई है। और बनी हुई इमारतों के गलियारे बाद में बनाए जाएं, बने बनाए मंदिरों के गलियारे बाद में बनाए जाएं, इसमें तो स्थापत्य जो बना बनाया है उसकी क्षति की जाती है। गलियारे से मिलता जुलता शब्द अहाता है। अहाता भी हमारी भाषा में अब कम प्रयुक्त होता नजर आता है। अहाता चार दीवारी उसका पर्याय है। यह चार दीवारी बाड़ या परकोटे से घिरी हुई जगह अहाता है। एक सीमांकित क्षेत्र होता है, वो खुली जगह या मैदान के लिए भी अहाता शब्द का प्रयोग होता है। हर प्राचीन स्थापत्य में, भवनों में अहाता और गलियारे मौजूद होते थे। हमारे पैतृक निवास में छोटा सा घर, उसमें एक अहाता है। अहाते के बगल में गलियारा, जब से मकान बना तब से गलियारा है, अलग से नहीं बनाया गया। गलियारा है, लेकिन ये गलियारा खाली है, पेड़ केवल लगे हैं जो पिताजी ने लगाए थे, इसलिए इसका कुछ व्यावसायिक उपयोग कर लिया जाए। जैसा कि अब कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और उनका व्यावसायिक उपयोग होता है।
यह विचार आया था। पेड़, इसमें जो 2 पेड़ विशेष रूप से लगे हुए थे, पिताजी ने लगाए थे, इसलिए माताजी ने उनको काटने नहीं दिया। वे पेड़ बड़े होते गए। अब ये पेड़ बड़े हैं काफ़ी। ये लगभग 55 साल पुराने पेड़ हैं। ये है गलियारा और इसमें पहला पेड़ मधुकामिनी का पेड़ है। आमतौर पर मधुकामिनी का पेड़ इतना बड़ा नहीं होता। ये जो मधुकामिनी है, ये बूढ़ी हो रही है, 50-55 साल या इससे कुछ अधिक की उम्र इसकी हो सकती है। पेड़ को मनुष्य के शरीर से उपमित किया जाता रहा है और आदमी और पेड़ में हमारे पुरखे कोई फर्क नहीं देखते। विज्ञान की दृष्टि से भी यह बिल्कुल सत्य है। पेड़ सांस लेता है, पेड़ अनुभव करता है, पेड़ भूखा होता है। फर्क इतना है कि पेड़ पानी और हवा के बल पर जिंदा रहता है, तपस्वियों की तरह। रामायण में वात रचना, रामायण में अभक्षाः वायु भक्षाः मुनयः ऐसा प्रयोग आया है। वायु पीने वाले मुनि, पानी पीने वाले मुनि। यह मधुकामिनी आप देख रहे हैं कि जितना हिस्सा इसका दिखाई दे रहा है, यह इसकी घुटने के नीचे का हिस्सा है। यदि मनुष्य की काया के रूप में इसे देखें, पिंडलियों तक का यह हिस्सा है। इसके ऊपर हमारे मकान की जो छत है, वहाँ तक इसकी कमर है और इसके ऊपर यह शरीर, इसका शाखाएं, शिखर है। बरसात में मधुकामिनी फूलती है। यही स्थिति इसके बगल में लगे हुए अमरूद के पेड़ की है। जितनी मेरी ऊंचाई है 5 फुट 2 1 इंच, उतना तो इसका पिंडलियों तक का ही हिस्सा है। उसके ऊपर यह भी मधुकामिनी से भी कुछ और ऊंचा गया है और हमारे भवन की छत तक इसकी कमर या इसका कटिप प्रदेश है, यह कह सकते हैं। अमरूद सर्दियों में फूलता है, फलता है। गर्मी में फूल आने लगते हैं। अमरूद के फूल भी सुंदर होते हैं। हालांकि कभी ध्यान नहीं देते लोग कि अमरूद में फूल आते हैं, सफ़ेद सुंदर से छोटे छोटे फूल, फिर उनके नीचे फल आते हैं। खूब फल आते हैं इस अमरूद में। यह 55 साल पुराना पेड़ बूढ़ा, इसकी काया में झुर्रियाँ, खोहें बन गई हैं। तना इसका मोटा है। आमतौर पर मधुकामिनी का, अमरूद का तना इतना मोटा नहीं होता। चिड़ियाँ खूब आती हैं। कच्चे अमरूद खाती हैं चिड़ियाँ। थोड़े ही बड़े होते हैं तो बंदर झपट पड़ते हैं। नरसिंहगढ़ वानरों के लिए, लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। काले मुंह के बंदर पूरे नरसिंहगढ़ में फैले हुए हैं, बड़ी आबादी। मनुष्य जितना उपयोग पेड़ों का करते हैं, उससे ज़्यादा बंदर कर लेते हैं। अच्छा ही है। हमारे एक मित्र हुबनाथ मिश्र, वो कई बार ऐसे बगीचे लगाते रहे हैं जहाँ केवल पक्षी ही फल खाएंगे। उनके लिए फलदार वृक्ष वे खूब लगाते हैं। हमारे पिताजी के लगाए हुए पेड़ ये पक्षियों और वानरों के काम आते हैं। और यदि यह कहा जाए कि मेरे पिता इनके जनक हैं, उसी तरह जिस तरह से कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो ये मेरे भाई हुए, छोटे भाई हुए, पर कद में मुझसे तकरीबन 40 फीट ज़्यादा ऊंचे। एक और जो पेड़ आप देख रहे हैं,
यह गूलर का पेड़ है। यह बहुत तंग जगह में, दोनों मकानों के बीच में बहुत सकरी सी गली बची है। उसमें से निकल कर के हमारे मकान की छत पर आ गया है। गूलर अब दुर्लभ वृक्ष होता जा रहा है, कम दिखाई देता है। संस्कृत में उदुम्बर इसको कहते हैं। यह बहुत सस्ता फल माना जाता था, पर खाने में बुरा नहीं है। वन में निवास करने वाले लोग जब कोई फल नहीं मिलता था तो गूलर के फल के लिए भी तरसते थे। गतास्ते दिवसा राजन मुक्तानां जन्म शुक्तिषु उदुम्बर फलायापि स्पृहयामोऽधुना वयम्। पराजित राजा जंगल में रह रहे हैं, जंगल में कुछ नहीं मिल रहा है। कोई उनकी हालत ही नहीं, उनके साथ अपनी खुद की और उनके सारे समाज की हालत देखकर खिन्न होकर कहता है, हे महाराज, वे दिन बीत गए जब मोतियों का जन्म होता था सीपियों में। अब तो उदुम्बर या गूलर के फल के लिए भी तरसते हैं हम। 3 ये वृक्ष हमारे मकान, जो कि घर है वास्तव में, लगे हुए हैं इस घर के बाहर के अहाते में और गलियारे में। और ये हमारे सहचर भी हैं, इनको पहचानना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।